इस्तीफ़ा दे देता, मुख्यमंत्री बन जाता, इस्तीफ़ा दे देता, ये हो जाता, सरकार गिर जाती। मेरे इस्तीफे, मेरे तो गवर्नमेंट छोड़ने के बाद भी स्टेबिलिटी से गवर्नमेंट चली, क्या टूटी? अच्छा, इसमें एक नैरेटिव आपके खिलाफ मेन स्ट्रीम पार्टियां बना रही, बीजेपी और जो कांग्रेस है, वो दोनों कह रहे हैं कि जेजेपी की फुल फॉर्म आजकल जमानत जब्त पार्टी होगी। जमानत जब्त कहे, कोई जननायक जनता पार्टी कहे, जनता का विश्वास है, जो वोट 5 तारीख को पोल होंगे वो तय करेगा कि पार्टी कहाँ है। इस पूरे इलाके को, जिसको पेजेंट्री बेल्ट भी, हार्ट भी कहा जाता है हरियाणा का, इसको दोबारा आप कैसे अपनी क्रेडिबिलिटी रिस्टोर कैसे यही करेंगे? रहना है। अगर इस चुनाव में मैं चला जाता तो मैं शायद इनके लिए नॉन क्रेडिबल हो जाता। एक चीज तो मैंने क्रेडिबिलिटी रिस्टोर कर दी कि मैं छोड़ के नहीं भागा। मैं वो योद्धा नहीं हूँ, जब सेना कमजोर हो जाए तो मैदान छोड़ के भाग जाएगी, सेना मर जाए, मैं सेना के साथ खड़ा हूँ। 1966 के बाद हरियाणा में ये पहला चुनाव हो रहा है जब नेशनल पार्टियां इस सीन में दिख रही हैं। जो यहाँ के रीजनल फोर्सेज थे, जिनको हम लोकल फोर्सेज के नाम से भी जानते थे, अलग अलग धड़े रहे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग नामों से विचरती रही ये पार्टियां, लेकिन इस बार उतना बड़ा प्रभाव नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी लोकदल पार्टियों ने, और जो लोकदल फोर्सेज हैं, उनमें से एक जो बड़ा दल 2019 में उभर कर आया था, जननायक जनता पार्टी, उसने अपना खूंटा उचाना में गाड़ रखा है और हरियाणा में भी तमाम सीटों के ऊपर उनके कैंडिडेट उतरे हुए हैं और कोशिश जारी है। उचाना एक ऐसा एरिया जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, दुष्यंत, क्या लग रहा है अब आप इसको छोड़कर क्यों नहीं गए? पहले चर्चाएं बहुत सारी थी कि हरियाणा की पॉलिटिक्स का एपिसेंटर दुष्यंत है, और एपिसेंटर होने के नाते उचाना एपिसेंटर है। बहुत से लोग प्रयास करते रहे मैं उचाना छोड़ जाऊं, मैं कहीं और सीट देख लूं। मुझे तो विश्वास है 8वां चुनाव बतौर कैंडिडेट या बतौर प्रभारी मैं उचाना का लड़का, और जितना प्यार उचाना ने दिया है, मेरा विश्वास है कि हरियाणा के अंदर दोबारा ऐतिहासिक अंतर से मजबूती से जननायक जनता पार्टी उचाना जीतेगी। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि नेशनल पार्टियां आके हरियाणा का एजेंडा तय करें। रीजनल फोर्सेस थी और उसमें भी सेंट्रल हरियाणा, जिस बेल्ट में हम बैठे हैं, यहाँ के लोग तय करते थे कि हरियाणा के चुनाव का एजेंडा क्या हो। देख रहे हैं अब की बार बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, और कांग्रेस अपने गारंटियों के साथ आ रही है। कुछ नहीं है, मैं आपको हरियाणा को, फिर आप पॉलिटिकल तौर पे नहीं समझ पाए हैं। हरियाणा का अभी मैनिफेस्टो आने दो पॉलिटिकल पार्टीज का, वो तय करेगा कि हरियाणा किस ओर जाएगा। और पॉलिटिक्स के अंदर तो जींद जिला हो, भिवानी जिला हो, रोहतक जिला हो, हिसार जिला हो, ये हमेशा से एपिसेंटर्स रहे हैं। चाहे वो चौधरी बंसीलाल जी के समय की बात हो, चाहे चौटाला साहब के समय की बात हो, चाहे चौधरी भजनलाल जी के समय की बात हो, मनोहर लाल जी भी आए। ये सारे दौर के अंदर निरंतर हमने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टी जिसके इस एरिया में नंबर ज़्यादा होते हैं, वो हरियाणा की गवर्नमेंट फॉर्मेशन का एक अहम हिस्सा बनती है। और आगे भी आप देखेंगे, मैं तो जितना हमने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एनालिसिस किया है, मुझे लगता है कि पहले की तरह इस एपिसेंटर को जननायक जनता पार्टी मजबूती से जीतेगी। अच्छा, 2 किसान आंदोलन इस 21वीं सदी के मैं याद करवाना चाहूँगा। एक तो बिल्कुल शुरुआत में 2002 कंडेला कांड, और उसके बाद जो लोकदल फोर्सेज हैं, 21वीं सदी शुरुआत हो रही है तो आपकी आप कांग्रेस का शासन का किसानों का विरोध और किसानों के जो गोलियां लगी उसको क्यों स्किप करते? नहीं, उसको भी उसके बात क्या करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में 3 किसानों, मेरा सवाल, मैं ये जरूरी है नैरेटिव के तौर पे। नैरेटिव बनाते हो आप एक तरफ से नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात, अगर पॉलिटिकल चर्चा एनालिसिस और डाटा के साथ करनी है तो हमेशा आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। मंडियाली कांड भी हरियाणा ने देखा है, कंडेला भी देखा होगा, आपका कादमा कांड भी देखा है, बहुत अलग आंदोलन चले हैं, बिल्कुल चले हैं। हर आंदोलन की पृष्ठभूमि अलग थी, लेकिन उसमें एक नेता बनकर उभरे भूपेंद्र हुड्डा। 2002 का कांड हुआ, उसके बाद वो यहाँ से पैदल मार्च करके गए दिल्ली तक, उसके बाद 2005 में उनकी सरकार आई। तो आपका काल 15 साल। आपने एक बात पे तो आज मोहर मार दी, हाँ, कि जो लोग पॉलिटिकल एडवांटेज किसानों को ढाल बनाकर लेना चाहते थे वो कांग्रेसी। नहीं, ये मोर की बात नहीं है, ये तो पेजेंट मूवमेंट जो आंदोलन है, किसान आंदोलन है, वो ऐसे एक बात मैं तो आपको बोल रहा हूँ। नहीं, 2020-21 का आंदोलन आपको लग रहा है कि क्या आपको लग रहा है कि वो कांग्रेस ने करवाया था या फिर यहाँ के आम किसानों ने किया था? फार्मर का व्यू पॉइंट था, और खासतौर पर पंजाब के फार्मर्स का व्यू पॉइंट था। उसके साथ इमोशनली हरियाणा जुड़ा, यूपी जुड़ा, और उसको किस तरीके से नरेटिव को
कांग्रेस ने चलाया, उचाना में चलाया। इस्तीफा दे देता, मुख्यमंत्री बन जाता, इस्तीफा दे देता, ये हो जाता, सरकार गिर जाती। मेरे इस्तीफे, मेरे तो गवर्नमेंट छोड़ने के बाद भी स्टेबिलिटी से गवर्नमेंट चली, क्या टूटी? मेरा संगठन जरूर टूट जाता, मगर एक एजेंडा, प्रोपोगेंडा विपक्ष हमेशा चलाता है। कांग्रेस का एजेंडा है, वो कितने कामयाब होंगे, कितने विफल होंगे, ये तो 5 तारीख को पता चलेगा। लेकिन गैर भाजपाई और मगर आज मुझे खुशी है कि एक पत्रकार साथी ने ये तो माना, चाहे कंडेला हो चाहे अब हो, इसको पॉलिटिकल रुख देने का काम कांग्रेस ने किया। तो उनकी कैपेबिलिटी है ये कि वो ऐसा करते हैं और फिर 15 साल एक गेम में रहते हैं। आप लोग 15 साल के लिए बाहर हो जाते हैं। 2019 में दोबारा जो लोकदल फोर्सेस थी, मैं तो बच्चा, आप बच्चे थे, नो डाउट। स्कूल एजुकेशन ले रहा था, कॉलेज एजुकेशन भी नहीं ले रहा था। मैं तो 2006 के अंदर 12वीं करी है। लेकिन 2020-21 में तो आप सत्ता में थे और सत्ता का सुख ले रहे थे। आए आके हमने क्या सुख के साथ लोगों को सुख नहीं दिया? क्या मैंने चंडीगढ़ में बैठकर बिना लोगों से मिले सत्ता चलाई? नहीं, लोगों के बीच में रहा हूँ। 2 दिन में किसान को उसके खाते में पेमेंट दी है। मैंने किसान की जो इसी एरिया के अंदर 2-2, 2.5 रुपए के चेक आया करते थे 2-2 साल बाद, फसल खराबे का रूल बनाया कि 30 दिनों में खाते में उसको 15,000 रुपये एकड़ मिलेंगे। क्या उसके लिए किसानों ने आंदोलन नहीं किए? तो आंदोलनों को वो तो किसान बोलते हैं कि हमने तो फसल बीमा योजना के लिए और जितने भी हमारे बाढ़ आई उसके लिए आंदोलन किया। फैक्चुअली करेक्ट होना पड़ेगा जी। फसल बीमा योजना इज नॉट डिजास्टर मैनेजमेंट जी। जो फसल बीमा में रजिस्टर्ड नहीं होते उसको सरकार मुआवजा देती है जी। फसल बीमा में तो 58,000 रुपया एकड़ तक आता है। जो नॉन रजिस्टर्ड फार्मर है उसकी फसल खराब हो जाए तो सरकार 15,000 रुपये देती है, क्योंकि इसमें कोई प्रीमियम नहीं भरवाता। आंदोलन हुए हैं फसल बीमा के लिए हुए हैं। जहां फसल खराबे की बात आई है, पिछले साल बाढ़ डिक्लेयर हुई है। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि हरियाणा में इतिहास में चाहे 95 में बाढ़ आई हो, चाहे 72 में बाढ़ आई हो, कभी बाढ़ डिक्लेयर ऑन रिकॉर्ड नहीं हुई। पहली बार हरियाणा बनने से लेकर अब तक 60 सालों में बाढ़ डिक्लेयर हुई। और बाढ़ डिक्लेयर होने के बाद अगर किसान के खेत में रेता भी आ गया, यमुना सैंड जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी विदिन 20 डेज हमने पॉलिसी बना दी कि वो पैसा किसान को जाएगा। ये होता है गवर्नमेंट में रह के प्रोएक्टिव सोच के साथ काम करना। कोई भी आदमी सत्ता में बैठकर आराम नहीं फरमाता। वो तो सबसे स्ट्रेसफुल जॉब है। विपक्ष का काम आराम का है। विपक्ष तो 4 दिन हाया करती है, 25 दिन छुट्टी मारती है। सरकार में तो 30 के 30 दिन सुबह उठता था 8 बजे, लोग बैठे होते थे। कोई अपने पीड़ा पीजीआई की ले आया है, कोई ट्रांसफ़र की ले आया है, कोई बीमार हो गया, किसी को कोई पीड़ा थी, किसी का थाने चौकी का काम है। आप लोगों को तो कभी वो दिखता ही नहीं। आपको ये समझना चाहिए कि एक पॉलिटिकल आदमी कितना लोगों से इन्वॉल्व रहता है। और ये तो हमारा 24 घंटे का जॉब है। कल रात को 3 बजे मेरे पास फ़ोन आया, यदि इमरजेंसी होगी हिसार से मेदांता लेके जा रहे हैं। 6 बजे 6:30 बजे पहुँचे। उससे पहले तो डॉक्टर्स को वहाँ रिक्वेस्ट करी कि आप एडमिट कर लेना। हमें तो ये स्ट्रेस भी लेना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल लेना पड़ता है। आपका निजी काम तो करने ही पड़ेंगे लोगों के, खासकर ऐसे मेडिकल इमरजेंसी वाले। लेकिन मैं अब एक थोड़ा आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन पोज कर रहा हूँ। पेजेंट्री के किसानों के सवाल पे तो आप थोड़ा मेरे से एग्रेसिव हो जा रहे हैं, वो आपका बनता भी है और क्योंकि उसकी आँच आपने झेली है। लेकिन एक आइडियोलॉजिकल सवाल, जो गैर भाजपाई और जो गैर कांग्रेसी गुट था, एक पूरा इंडिया में ब्लॉक था, उसमें लालू यादव हों, अखिलेश यादव हों, या साउथ में भी बहुत सारे पॉलिटिशियन और पंजाब में अकाली दल, उन सब ने समय समय पे अपनी पोजीशंस में सुधार किया। लालू यादव और अखिलेश जो मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने तो 90 के बाद कभी मुड़ के देखा ही नहीं बीजेपी की तरफ। ऐसे ही अकाली दल ने भी 2021 में अपना एग्जिट लिया और आज के टाइम पे बेशक से उनको कुछ भी कहा जाए, लेकिन एक बठिंडा से उनकी एमपी संसद में गई और 16 से 17% अपना वोट बैंक भी रिस्टोर किया। उस आप 2020-21 में फैसला नहीं ले पाए, अकाली दल ने फैसला लिया अलग होने का। तो जो एक भाजपा और जो आरएसएस का जो पूरा मामला था, उसमें गैर भाजपाई गैर कांग्रेस की राजनीति करने वाले गुट थे, उनमें हरियाणा में आप लोग क्यों पीछे रह गए सही समय पे फैसला लेने में? फिर आपको मैं दोबारा करेक्ट कर दूं। टीडीपी है, पेजेंट्री पार्टी है। उस एनटीआर के विजन को चंद्रबाबू नायडू आज लेके गए। क्या टीडीपी और बीजेपी ने इस बार सरकार नहीं बनाई? नीतीश बाबू हैं, बीजेपी के खिलाफ थे गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए या बिहार में नंबर लाने के लिए। क्या वो एक नहीं हुए?
और वहीं दूसरी ओर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की बात करते हो, आम आदमी पार्टी की फॉर्मेशन किसके विरुद्ध हुई? कांग्रेस के करप्शन के विरुद्ध हुई। और India क्या against पहली corruption। गवर्नमेंट जो आम आदमी पार्टी की बनी वो कांग्रेस ने नहीं बनाई? बैक किया कांग्रेस ने। आज के दिन क्या वो इंडिया अलायंस का मेंबर नहीं है? बिल्कुल है। क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के दरवाजे पे 20 दिन बैठी नहीं रही कि हरियाणा में अलायंस कर लो? पर वो तो कम्युनल पॉलिटिक्स को उन्होंने एक बात कही, और जो पिछले साल मेवात नूह में हुआ तो हमने आपको भी देखा कि आप मेवात के इशू को लेकर जो कम्युनल एंगल था और उसमें जो कम्युनल पॉलिटिक्स है बीजेपी, उससे ऐसे हज दिखे, तो आपके ऊपर भी ठप्पा लगा कि आप कम्युनल पॉलिटिक्स करने वाले दल के साथ आप अलायंस में रहे, और ऐसे हजता पिछले साल आपकी दिखी। में रहे हैं, अलायंस में रहे अपनी बातें मनवाने के लिए, अपनी घोषणाएं पूरी कराने के लिए। कौन सा मैंने फेरे लेके ब्याह कर लिया, मेरे को पूरी जीवन निकालना है? नैरेटिव में तो आपको बिल्कुल वैसे ही, तो आप लोग कुछ बोर्ड बना दो, शाम को वही चल जाएगा, मैं कुछ बोलूंगा वो बदल जाएगा। नैरेटिव तो व्यू पॉइंट है। 4 दिन आप कैमरा लेके एक विषय पर लोगों के बीच में रहो, 5वें दिन वही नैरेटिव बन जाता है। ये तो इतिहास बताता है कि एक झूठ को 1000 बार बोलोगे वो सच बन जाती है। आपका सच क्या? आपका सच क्या? देखिए, हम तो आज के दिन किसान कमेरे को सशक्त कैसे बनाया जाए, मैं 1000 चीज गिनवाता हूँ, मैंने 5 साल में अचीव करके दिखाई है। शायद आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन वो मेन नैरेटिव में तो नहीं आ रही ना। एक कंस्ट्रक्शन लेबर वेलफेयर का वर्कर जो रजिस्टर करता है और जिसके लिए कोई भी बिल्डिंग बनती है 1 रुपया सेस लिया जाता है, आपको पता है अगर वो अपने बच्चे को यूपीएससी की तैयारी करना चाहे, मेरी बनाई हुई योजना है कि उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। नहीं पता, क्योंकि आप लोग उस डेप्थ एनालिसिस और डेप्थ नरेटिव को कभी दिखाना नहीं पसंद करते। आपका तो जो नरेटिव है, आपका नहीं, एक टेंडेंसी है कि जो बिक रहा है उसको दिखाओ, और मेन स्ट्रीम मीडिया अब आके उस चीज़ पर सीमित कर चुकी है अपने आप को कि शायद 5 साल की दुष्यंत की अचीवमेंट एक भी नहीं है, और सबसे बड़ा वो किसान विरोधी रहा है। आप किसी भी एक फार्मर से पूछ लेना कि पहले जब पैसे फसल बेच के वो आता था तो आड़ती कितने दिन में देता था, वो पीड़ा गाएगा। मैं आपको फ़र्द का दर्द बताता हूँ, आपके फादर ने, ग्रैंडफादर ने कभी फ़र्द ली होगी, उनसे पूछ लेना कि पटवारी जी के पास जाकर फ़र्द लेने में कितना टाइम लगता था। और आज सिर्फ दुष्यंत ने एक अमेंडमेंट करी, सारा डिजिटल डाटा ऑनलाइन किया, उसको हमारे तहसील के रिकॉर्ड से जोड़ा कि कोई बदलाव होता है तो साथ के साथ वो अपडेटेड रहे, और फ़र्द का दर्द मिटाया हमने। आज पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं, 20 रुपये CHC में दो, आपकी फ़र्द मिल जाती है, विच इज़ वैलिड इन कोर्ट, विच इज़ वैलिड इन बैंक। आपको कोई परचेज सेल करनी हो उसके अंदर वैलिड। चलो, पर मैं अपना पर्सनल मामला नहीं गिनवाना चाहता था, लेकिन आपने फ़र्द का कर दिया। मेरे माता पिता का इंतकाल हुआ और मुझे इंतकाल चढ़वाना पड़ा था, उसके लिए मुझे 550 रुपये पटवारी को रिश्वत देने पड़े ना, देने पड़े। और ये आपकी सरकार में नहीं देने पड़े, मैं आपकी चीज़ को डिनाई नहीं करता। सबसे बड़े आरोपी तो आप हो, आपने क्यों दिए? मैं आपने 4 महीने तक खड़ा रहा, मैं पत्रकार था, मैं क्या, मतलब मेरे को ये भी लगा कि इस पटवारी को मैं क्या वो करूंगा कैमरे पे। यही तो कह रहा हूँ मैं, फ़र्द का दर्द क्यों बोल रहा हूँ। क्या आपको लगता था पटवारी गवर्नमेंट ड्यूटीज़ पे नहीं जाते? जाते हैं, अलग अलग जगह ड्यूटी लग जाती है, पटवारी छुट्टी पे भी होते हैं, और आप जैसी पीड़ा के लिए भी पटवारी परेशान करते हैं। क्या उस दर्द को हमने नहीं निपटाया? मेरे लिए बहुत पटवारी भाई नाराज होंगे, पर सच्चाई है, कितने दिन छुपाएंगे? आपने आज बता दी, आप में हिम्मत है कैमरे पे बोल दी, लोग नहीं बोलते। आप मेरे को शायद मैसेज भी कर देते तो 5 मिनट में चढ़ जाता। चलो, मगर वो कम्युनिकेशन हर नागरिक नहीं कर पाता, इसलिए तो डिजिटलाइजेशन का हमने फ़ायदा उठाया। एक नहीं, फ़र्द नहीं, आपका इनकम सर्टिफिकेट, तहसीलदार के साइन जरूरी थे, तहसीलदार नहीं मिलता था महीने महीने, कास्ट सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, आपको छोटी छोटी जो ये सुविधाएं, कोई ये नहीं मेरे बारे में दिखाता कि दुष्यंत ने CHC में 600 सुविधाएं पैदा कर दी कि गांव में बैठे भी 600 चीज़ें आप ले लो, मगर दोषी मैं एक चीज़ का कि इस्तीफा क्यों नहीं दिया। दोषी हो भाई, गलती होगी, माफ़ भी करनी है आप लोग हो। 2 करोड़ वोटर है हरियाणा के, 2 करोड़ ही मैंने वोटों में से वोट लेने हैं। ये 2 करोड़ यूपी के नए ऐड नहीं हो सकते, तमिलनाडु के ऐड नहीं हो सकते। मैंने तो इन्हीं के बीच में रहकर वोट मांगने हैं, और इनको मनाऊंगा भी, इनके वोट भी लूँगा।
अच्छा, इसमें एक नैरेटिव आपके खिलाफ मेन स्ट्रीम पार्टियां बना रही हैं, बीजेपी और जो कांग्रेस है, वो दोनों कह रहे हैं कि जेजेपी की फुल फॉर्म आजकल जमानत जब्त पार्टी होगी, आपका डिपॉजिट ही नहीं बचेगा किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। जमानत जब्त होगी। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये बड़ा खतरनाक नैरेटिव है, जब आपके कैंडिडेट के खिलाफ ये नैरेटिव आ जाए तो कैंडिडेट भी ऐसा हैज होता है और पार्टी के आप तो मुखिया हैं, आप ऐसा हैज नहीं हो रहे इस नैरेटिव के कोई खिलाफ। जमानत जब्त कहे, कोई जननायक जनता पार्टी कहे, जनता का विश्वास है, जो वोट्स 5 तारीख को पोल होंगे वो तय करेगा कि पार्टी कहाँ है। और पार्टी अर्श पे भी हो सकती है, फर्श पे भी हो सकती है और अर्श पे दोबारा जा सकती है। ये रिकॉर्ड है बीजेपी के। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, 3 लोकसभा लड़े, तीनों में हार गए। वो तो नैरेटिव आपने कभी नहीं दिखाया। यही बीजेपी हरियाणा में थी जिनके ये हालत थी कि हजार वोट 85 सीटों पे आते थे, 1000। आज प्रदेश में आप उनको नैरेटिव बनाने वाला बना चुके हो। क्यों? वर्करों ने मेहनत करी है, संगठन खड़ा किया, परिस्थितियां बनी और परिस्थितियां 14 की ऐसी होगी कि सारे संगठनों के लोग यहाँ आके गंगा नहा लिए। ये वीरेंद्र सिंह मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले कांग्रेस को दोषी बनाकर और बीजेपी में गए। इनका छोरा किसान आंदोलन के लिए वोट भी गेड़ के आया, बिलों के लिए। उसने हांसी में ट्रैक्टर यात्रा भी निकाली, ये कहते हुए कि किसान गलत है, समझ जाएंगे। और आज वो पलटी मार के चुनाव से पहले एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए और कांग्रेस में आ गए तो गंगा ना लिया। बयान तो आपके परिवार के भी किसान आंदोलन के, ठीक, वो अजीत अंजुम जी ने भी आपको अजीत अंजुल ने टैब पे खोल के दिखाया। आप अजीत अंजुल की बात को पूरा सुनो। और खुद कहता है कि स्लिप ऑफ टंग था। आप किसी को कोट करते हो, उसकी पूरी बात तो सुना करो। स्लिप ऑफ टंग तो शायद आपसे भी हुई है। अभी अपने इंटरव्यू में जाओगे, आराम से एनालिसिस करना, आप भी 2 जगह ऐसी बात कह गए। उसकी परिभाषा बारी बारी क्रॉप करके उतनी चलाई जाएगी तो कैसे उसको आप वैलिड मानोगे? अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि आपका जो आखिरी स्पीच था, जब आप गठबंधन, पहला कहूँगा मैं तो, गठबंधन तोड़कर आप आए और पहला स्पीच दिया, उसमें अपनी पॉलिटिकल एज आपने गिनवाई, अपने वर्कर्स को थोड़ा हौसला देने की कोशिश की। तो मैं भी ये मानता हूँ कि आपकी राजनीति नहीं ख़त्म हुई है, कि जो लोग बोल रहे थे कि कोई सौदा ही नहीं बचा और सारा है, एक लंबा सफ़र आपने तय करना है। लेकिन इस लंबे सफ़र में दोबारा क्रेडिबिलिटी गेन करने के लिए, क्रेडिबल वॉइस बनने के लिए आपके नुक्ते क्या होंगे, किन एजेंडाज़ पे काम करेंगे? और ये पूरी जो बेल्ट है जो जिसमें आपके खिलाफ, जिसने आपका साथ भी बहुत दिया, मतलब मैंने इस एरिया में 2019 में देखा है लोगों को रोते हुए आपके लिए, और आज मैं देख रहा हूँ लोग चौक चौराहों पर आपके लिए बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो दोबारा इस पूरी बेल्ट को अपने साथ, क्योंकि ये तो कोर वोटर ना तो बीजेपी का है ना कांग्रेस का, ये हम भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। तो इस पूरे इलाके को, जिसको पेजेंट्री बेल्ट भी, हार्ट भी कहा जाता है हरियाणा का, इसको दोबारा आप कैसे अपनी क्रेडिबिलिटी रिस्टोर कैसे करेंगे? रहना है। अगर इस चुनाव में मैं चला जाता तो मैं शायद इनके लिए नॉन क्रेडिबल हो जाता। एक चीज़ तो मैंने क्रेडिबिलिटी रिस्टोर कर दी कि मैं छोड़ के नहीं भागा। मैं वो योद्धा नहीं हूँ जब सेना कमज़ोर हो जाए तो मैदान छोड़ के भाग जाएगी, सेना मर जाए। मैं सेना के साथ खड़ा हूँ। और हाँ, मैंने तो ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है, सेनापति वो बनो जो लड़ाई पूरी डट कर लड़े। युद्ध में हार जीत किसकी होती है तो युद्ध विराम के बाद पता चलता है। आज हम अपना काम कर रहे हैं, काम करेंगे जब भी तो संगठन के साथियों का हौसला बढ़ेगा, और हौसला बढ़ गया तो यही जीत में तब्दील होगा। नुक्ते अगर आपको गिनवाने हो कि आपका जीवन में क्या करा? मैंने दोष क्या किया है? कोई मैंने मानस मारा हो, कोई मैंने ऐसी चीज़ करी हो जो यहाँ की आबाद जनता बर्बाद होगी। आप मेरे पड़ोस में जुलाना हल्का है, 350 करोड़ की पाइपलाइंस डली हैं। जहाँ एक फसल नहीं होती थी, आज वहाँ 2 फसलें हो रही हैं। आप कभी उन फार्मर्स के पास जाओगे ही नहीं जिनका लाभ हुआ है। लेकिन वहाँ पे वाटर लॉगिंग के कारण 15 गांव अपने खेत भी छोड़ते हैं जुलाना में ही। आज नहीं छोड़ते, छोड़ते थे, हमने कर दिखाया है। आप आए हो, जींद जिला है, हुड्डा के राज में कभी आए होगे रिश्तेदारियों में, जब पढ़ रहे होगे आप, तो यहाँ सड़कें ही नहीं थी। आज सड़कें तो है। आप बाईपास जाना जींद का, एक बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है, ऐसा लगता है कि विदेश के अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। 19 मंजिल का सरकारी मेडिकल कॉलेज पहला बन रहा है हरियाणा का, इस जींद के अंदर। अरे मैंने पहले दिन देखा गवर्नमेंट बनते ही कि मेरे ऑफिस में
कड़वा पानी आ रहा है ट्यूबवेल का। पूछा वाटर वर्क्स, कहते जी जींद में वाटर वर्क्स है ही नहीं। जो वाटर वर्क्स है उसमें यमुना का पानी आता है, सिल्ट इतना आता है कि लॉगिंग हो जाती है। ट्यूबवेल का पानी जींद पीता। 345 करोड़ की परियोजना बनाई कि नरवाना से स्पेशल पाइपलाइन आएगी अंडरग्राउंड। 44 एकड़ बड़ौदी में हमने ज़मीन खरीदी, वहाँ डिग्गी बन रही है। पूरे जींद को भाखड़ा का फेड पानी देंगे। क्यों कर पाया मैं? क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। मैं राजनीतिक जीवन की बात करूँ, 2011 में पहली बार आया था यहाँ उपचुनाव में। आज मुझे 13 साल हो गए। 13 साल में मैंने इस क्षेत्र को बदलते देखा है। शायद आप लोगों को तो ये अनुभव ना हो। मैं तो यहाँ एक एक गांव, एक एक व्यक्ति तक को जानने लग गया। मैं अगर इनके लिए क्रेडिबल नहीं हूँ और मैं डिस्क्रेडिबल बन गया, फिर तो मुझे पॉलिटिक्स छोड़ देनी थी। हाँ, मेरे खिलाफ अंतर तंत्र खूब यूज हुए, वो तो प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा रचे जाएंगे, आप कितने सक्सेसफुल हो जाते हो उनको दुरुस्त करने में, वो आपकी कैपेबिलिटी है। एक बस छोटा सा, एक आपके कार्यकर्ताओं ने ही, मतलब मेरी बातचीत होती है कार्यकर्ताओं से आपके, तो वो बोल रहे थे कि हमसे एक गलती हुई, दुष्यंत से भी एक गलती हुई कि जब ये मनोहर लाल खट्टर वाला मार्च में जो एपिसोड होने जा रहा था, इसका जो कार्यक्रम था वो फरवरी में शुरू हो गया था और फरवरी में ही किसान आंदोलन 2 चल रहा था। उस समय शायद हम सत्ता से एग्जिट ले लेते किसान आंदोलन की MSP की गारंटी कानून की लड़ाई को साथ देकर, तो शायद आज हम एक बेहतर पोजीशन में होते। क्या दुष्यंत की जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग या एक हिसाब से जो एक आपको समझना था मौके की और जो पोजीशन बनानी थी वो कमज़ोर है? शायद मैं 2013 में इंग्लैंड चला जाता पढ़ने, तो आज दुष्यंत होता ही नहीं पॉलिटिक्स में। ये शायद से राजनीति नहीं होती। तो क्या आप आगे क्या करेंगे वो राजनीति है। मैंने हिम्मत दिखाई, 10 लोकसभा लड़ा, एक उपचुनाव लड़ा, चाहे मेरे वोट 1% से कम आए, लड़ा ना। मैं मैदान छोड़ के तो नहीं भागा। मेरे को इस बार बहुत लोगों ने कहा कि 10 सीट फोकस करो, आप 2 चुनाव लड़ो, एक सेफ सीट लो। सेफ सीट और हार्ड सीट कोई नहीं होती। मेरे लिए तो सबसे सेफ उचाना है। मैं इनके बीच में रहा हूँ, खुद 5वां चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता प्यार देगी, जीतूंगा। पहले भी तो 2 चुनाव में मैं उचाना हारा हूँ। एक लोकसभा में आ रहा हूँ, एक विधानसभा में आ रहा हूँ, 2 में जीता हूँ। 5वां चुनाव लड़ रहा हूँ, तो जनता ने जनमत देना है, वोटर्स ने देना है। मगर क्या मैं मेरे वर्करों का विश्वास मार दूँ? तो ये चीज़ कहना कि शायद ऐसा हो जाता पॉलिटिकली, शायद संभव है भी नहीं। मगर हाँ, स्ट्रैटेजिकली हम आज लड़ रहे हैं चुनाव। 85 कैंडिडेट मैदान में हैं। 85 के अंदर हम क्या आउटपुट ला पाएंगे, कितना मजबूत आउटपुट ला पाएंगे, वो निश्चित करेगा हम कहाँ पहुँचेंगे। जी जी, शुक्रिया दुष्यंत। और नेशनल पार्टीज़ का पूरा एक एजेंडा, उसमें जो यहाँ की रीजनल फोर्सेस हैं उनको वोट कटवा बना देने तक की उनकी जो स्थिति, और आज के टाइम पे जो हरियाणा का चुनाव 2 नेशनल पार्टियों का होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो रीजनल फोर्सेस यहाँ की रही, जिनको लोकदल फोर्सेस कहा जाता है, वो दोबारा अपने सर्वाइवल के लिए हाथ पैर मार रही हैं। और इस हार्टलैंड जींद, जो हरियाणा का हार्टलैंड है, यहाँ से हमने ट्राई किया कि दुष्यंत से एक ऑनेस्ट बातचीत हो पाए और वो अपनी पॉलिटिकल पोजीशंस हैं उनको पुश कर पाएँ। देखने के लिए शुक्रिया।